अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर चुके। तो अगर अभी तक किसी बच्चे ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले वो देख लें, या आपने वो कहीं से भी पढ़ रखा है, आपको उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेटा मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप केमिस्ट्री सिर्फ मुझसे पढ़ें। जहाँ से आप कंफर्टेबल फील करें, आपको 100% कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हों, आप उनको फॉलो करें। लेकिन अगर आपको इस प्लेटफॉर्म से अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, अच्छी केमिस्ट्री पढ़ने को मिल रही है, तो इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन से बचें, अपना फोकस अपनी स्टडी पर रखें और केमिस्ट्री पढ़ते हुए अपने छोटे बहन भाइयों को रूम से बाहर भेज दें। कानों में लगाएं हैंड फ्री और फुल कंसंट्रेशन से पढ़ें। तो मेरी कोशिश होती है कि आपके लेवल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपको दे दूं। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर, दैट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो हेडिंग लगाएं बच्चों, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बेटा इसके लिए एक और नेम लिया जाता है, डेट इज द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। ओके, तो अगर आपको इस तरह पूछ लिया जाए, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, ठीक है, तो बात एक ही है। बेसिकली हम यहाँ पर न्यूक्लियस को डिस्कवर करेंगे। यस, तो अगर आपसे थर्ड वे में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पूछ लिया जाए, फिर भी आप रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ही करेंगे। ओके, तो सर रदरफोर्ड ने किया क्या? बेटा इन्होंने एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया और ये फाइंड किया कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन कैसे को एग्जिस्ट करते हैं। मतलब देखो, अब तक के लिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिस्कवर हो चुके, लेकिन अब साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर या किसी एटम के अंदर को एग्जिस्ट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं। तो इसके लिए फिर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और सर रदरफोर्ड ने फिर एक एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया और उन्होंने ये बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की एक एटम के अंदर लोकेशन क्या होती है। ओके, तो बेसिकली देखिए सर रदरफोर्ड ने क्या किया। रदरफोर्ड परफॉर्म gold foil experiment to predict that how electrons and protons could coexist in an atom। इन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड फॉयल बेटा एक गोल्ड की वायर ली उन्होंने, ओके, उस पर एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया, ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी एटम में कोएग्जिस्ट कहाँ करते हैं। तो इसके लिए बेटा इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया ऑन गोल्ड फॉयल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आपके पास हैं बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई, और अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके पास रेडियम हो सकता है, पोलोनियम हो सकता है। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है। बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसको कहते हैं जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब तक के लिए आप इतना ही याद रखेंगे। तो ये अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली
रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती हैं। और सर रदरफोर्ड ने उन अल्फा पार्टिकल्स को एक गोल्ड की वायर पर बम्बार्ड करवाया और उससे रिजल्ट्स दिए। तो बेसिकली यहाँ पर अब हम एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पर देखिए मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ। ये उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया, इसको मैं ज़रा बड़ा करके बना रहा हूँ, डेट इज गोल्ड फॉइल। और गोल्ड फॉइल बेटा आपके पास, अगर इसकी थिकनेस की बात करें, डेट इज 0.00004 सेंटीमीटर थिक, मतलब बहुत बारीक। ठीक है, इतनी इसकी थिकनेस थी। और आगे सर ने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी जहां से उनको रिजल्ट्स मिले। ठीक है, आगे स्क्रीन रखी या फोटोग्राफिक प्लेट कह सकते हैं, जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड को कोट किया हुआ था। ओके, अब यहां से आपके पास एक सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का, इसको आप कह सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जहां से बेटा हीलियम न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगी ऐसे। अब बेसिकली ये बेटा अल्फा पार्टिकल्स होती क्या है, सुन लो आप जरा। यहां पर देखो, अल्फा पार्टिकल्स, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए भी याद रखेंगे और इसको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो ये सारा आपको लिखना होगा। अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअल में हीलियम न्यूक्लियाई है। हीलियम आपके पास होता क्या है बेटा, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब अगर आप हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन्स 1 बाय 1 करके रिमूव कर दें, मतलब यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर दें, तो बेटा इसके ऊपर +2 चार्ज आता है। हमने चैप्टर नंबर 1 में कैटाइन और एनाइन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा था कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, याद है? यस सर, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी बच्चे ने आयन, कैटाइन, एनाइन के बारे में नहीं पढ़ा तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने इन डिटेल आपको बताया है कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ईच एंड एवरीथिंग। अब देखो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेटा जब हीलियम ने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो इसके ऊपर +1 चार्ज आया, और जैसे ही इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव किया तो इस पर +2 चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो डेट इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये रेडियम हो सकता है, पोलोनियम हो सकता है। तो यहां से ये बेटा रेज निकल रही है। ठीक है, +2 चार्ज मतलब ये अल्फा पार्टिकल्स है। अब सुनो हुआ क्या, सर रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल में से पास करवाया तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर गए, मतलब कहीं पर वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ओके, अच्छा, फिर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, यहां पर इस चीज को हम यहां पर अगर ड्रॉ करें तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स आई तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव कर गई। ये वाला, ओके। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन मूव कर गई। फिर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ
अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल में से पास हुई तो वो आपके पास किसी ना किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई। यस, किसी ना किसी एंगल पर वो क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। तो एक ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बेटा आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, मतलब 20,000 अल्फा पार्टिकल में से ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो तो गोल्ड फॉइल में से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पास कर गई, लेकिन a few particles deflected at a large angle, मतलब कुछ आपके पास अल्फा पार्टिकल्स पीछे से आई, जैसे ही गोल्ड फॉइल में से पास हुई तो वो डिफ्लेक्ट हो गई किसी एंगल पर, मतलब वो पीछे से आई और किसी एंगल पर क्या हुई, वो डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब उनका पाथ ऑफ मोशन बेटा चेंज हो गया। एक्चुअल में देखो अगर इसकी बात करें तो जाना उनको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे चाहिए था, लेकिन वो यहां पर जाकर मूव कर रही हैं इस डायरेक्शन में। ये रिजल्ट्स हमें आगे ये स्क्रीन से पता चल रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। अब थर्ड पॉइंट आपके पास ये है कि कुछ आपके पास अल्फा पार्टिकल्स आई और बिल्कुल रीबाउंस होकर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई। अब जैसे ही ये रदरफोर्ड सर ने देखा तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि भाई आखिर गोल्ड फॉइल में ऐसी क्या चीज है कि जिससे अल्फा पार्टिकल्स टकरा कर रीबाउंस हो रही हैं। ठीक है, तीन चीजें हैं, गौर से सुनो जरा, अब वन बाय वन करके मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। पहले नंबर पर इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रही हैं। ओके, सेकेंडली इन्होंने ये देखा कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल में पास होती हैं तो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मतलब वो अपना पाथ ऑफ मोशन चेंज कर लेती हैं, लाइक दिस। थर्ड ऑब्जर्वेशन इनकी ये हुई कि भाई जैसे ही आपके पास अल्फा पार्टिकल पास हुई तो वेरी फ्यू, कुछ आपके पास रीबाउंस होकर उसी डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई। जैसे यहां पर देखो ये अल्फा पार्टिकल बेटा यहां पर आई और आते आते जैसे ही यहां पर टकराई तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर लिया। ठीक है, तो ये तीन तरह की ऑब्जर्वेशन सर रदरफोर्ड ने दी। Now we will talk about the results of the experiment. Number one, since most of the alpha particles passes through the foil undeflected, it means that the most of the volume occupied by an atom is empty. बेटा अगर आपके पास majority of the alpha particle gold foil में से straight line पास कर गई तो इसका मतलब ये था, ये इस बात की दलील थी कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा आपके पास खाली था, उसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। ओके, तो पहला रिजल्ट आपके पास यही मिला। देखें, सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ज्यादातर, देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड, किसी से टकराए बगैर वैसे ही स्ट्रेट लाइन गुजर गई। Therefore, most of the volume occupied by an atom is empty. तो इसका मतलब है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा आपके पास खाली होता है। ओके, एम्प्टी होता है। नंबर टू, द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स। फिर हमने सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुछ आपके पास अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रही हैं किसी से टकराकर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें पार्टिकल शो डिफ्लेक्शन, यहाँ पर देखें आई ऐसे रही है आपके पास, इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन मूव करना चाहिए था लेकिन इस तरह नहीं, बल्कि इसने कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में मोशन की। तो इसका मतलब है डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। बेटा ये जो डिफ्लेक्शन हुई ना, तो उन्होंने कहा कि भाई सेंटर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। देखो अल्फा पार्टिकल्स पर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इधर भी कोई पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन शो हुई, मतलब कि सेंटर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उसको बेटा उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दे दिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस आपके पास एटम के सेंटर में मौजूद होता है। ओके,
नंबर थर्ड, द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ फ्यू पार्टिकल। नंबर 3 ऑब्जर्वेशन क्या थी, याद करो जरा, पहली क्या थी कि ज्यादातर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या थी कि अल्फा पार्टिकल किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके। नंबर 3 ऑब्जर्वेशन आपके पास ये थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जैसे गई वैसे ही रीबाउंस होकर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव की। ओके। तो इसका मतलब द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ फ्यू पार्टिकल शो दैट द न्यूक्लियस इज वेरी हार्ड एंड डेंस। बेटा इसका यह मतलब था कि आपका न्यूक्लियस बहुत हार्ड है, डेंस है। ठीक है, मतलब अल्फा पार्टिकल उसमें से पेंट्रेट नहीं हुई, उससे घुसकर आगे नहीं गुजर गई। ओके। अब पेंट्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, इससे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसमें जब मैंने न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट दिया था कि पेंट्रेटिंग रेडिएशंस क्या होती हैं। आप वो लेक्चर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपके पास अल्फा पार्टिकल पेंट्रेट होकर नहीं बल्कि रीबाउंस होकर बैकवर्ड डायरेक्शन में आई, तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस आपका हार्ड होता है और डेंस होता है। नंबर 4, सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वे डिफ्लेक्टेड इट शो दैट the size of nucleus is very small as compared to size of an atom। बेटा ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कुछ आपके पास अल्फा पार्टिकल्स थी जो रीबाउंस हुई, तो इसका ये मतलब है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द होल साइज ऑफ एन एटम। नेक्स्ट है बेटा आपके पास The electrons revolve around the nucleus। सर रदरफोर्ड ने ये कहा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओके, रेवोल्यूशन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। नंबर 6, एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। बेटा एक एटम आपके पास न्यूट्रल होता है, इसका क्या मतलब है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कोई भी एटम है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आपको इतना तो पता है कि प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। ओके, अब जरा इसको मैं एग्जांपल से, बेटा अब कार्बन है आपके पास, अब देखो ये कार्बन है, इसके ऊपर मैंने कोई चार्ज लगाया पॉजिटिव या नेगेटिव, नो। ओके, अब इसका क्या मतलब है कि कार्बन, इसके पास बेटा 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। अब 6 प्रोटॉन्स का मतलब यह है कि कार्बन के पास 6 प्लस चार्ज हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 6 ही नेगेटिव चार्ज है। समझ आ रही है? अब देखो, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स उतने ही नेगेटिव, ये बेटा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं और एज अ होल एक एटम आपके पास न्यूट्रल होता है, उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज। ओके, तो कार्बन के पास 6 ही प्रोटॉन्स थे, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 6 पॉजिटिव चार्जेस ने 6 नेगेटिव चार्जेस को किया कैंसिल और एक कार्बन एटम जो आपके पास न्यूट्रल होता है। इतनी बात क्लियर है? सिमिलरली अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो देखो नाइट्रोजन न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो बेटा इसके अंदर 7 प्रोटॉन्स होते हैं और 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, मतलब 7 पॉजिटिव चार्ज 7 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, एज अ न्यूट्रल एटम बनेगा नाइट्रोजन का। ठीक है, तो आप ये बात याद रखेंगे कि एक एटम आपके पास होल न्यूट्रल होता है, उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ओके, वेरी गुड। 7 बेटा पॉइंट आपके पास लास्ट ये है कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा all other fundamental particles lies within the nucleus of an atom। yes, fundamental particles कौन कौन से,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर लिया कि किसी भी एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। अब सर रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अलावा बाकी जो 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स बचे, कौन कौन से, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब देखिएगा मैं आपके सामने यहां पर एक एटम का स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं। बेटा एक एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है, नजर आ रहा है, थोड़ा सा छोटा करके बना देंगे। सेंटर में प्रेजेंट है आपके पास न्यूक्लियस। अब सर रदरफोर्ड ने ये कहा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, लाइक ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बेटा, ये देखिए, ठीक है। तो ये ऐसे आपस क्या कर रहे हैं, इसके गिर्द रेवोल्यूशन कर रहे हैं। मैं ज़रा कैमरे में एक दफ़ा देख लूं कि आपको ये कंप्लीट नज़र आ रही है। यस, आ रही है, ठीक है, ओके। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब ये आपके पास क्या हुआ, न्यूक्लियस, और ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये आपके पास एक एटम का स्ट्रक्चर होता है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और इस न्यूक्लियस के गिर्द बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, रेवोल्यूशंस करते हैं। तो ये आपके पास रिजल्ट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। Rutherford, a great scientist who discovered the nucleus of an atom, but Rutherford atomic model is not 100% correct. बेटा ये मॉडल भी आपके पास 100% ठीक नहीं है, इसके भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हैं, तो आइए उसको समझते हैं। लेकिन हमें इसके डिफेक्ट्स समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किस थ्योरी पर बेस करती है। तो बेटा एक थ्योरी थी मैक्सवेल थ्योरी, जिसे हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस भी कहते हैं। तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अगर कोई आपसे पूछ ले कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किस थ्योरी पर बेस करती है, तो आप कहेंगे मैक्सवेल थ्योरी या क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। ओके, तो हमें डिफेक्ट्स को समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा कि मैक्सवेल थ्योरी आखिर क्या थी और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इस पर कैसे बेस करते हुए फेल हुई। ओके, तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि दी चार्ज्ड पार्टिकल revolving around the positive nucleus under the influence of electrostatic force is emit energy या radiations continuously। बेटा ये थी आपके पास मैक्सवेल थ्योरी। इसने क्या कहा कि जो आपके पास चार्ज पार्टिकल्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज पार्टिकल जो नेगेटिव चार्ज हो। ओके, पॉजिटिव न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान हो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इज इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। अब इस चीज को सुनो,
न्यूक्लियस बेटा सेंटर में प्रेजेंट होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब मैक्सवेल थ्योरी क्या है, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन्स ना माने, कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मान लें, तो देखो इस थ्योरी के मुताबिक इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है बेटा, मैक्सवेल ने कहा कि ये इमिट करता है एनर्जी कंटिन्यूसली, मतलब ये चार्ज पार्टिकल जैसे जैसे रिवॉल्व करेगा अपनी एनर्जी को इमिट करता जाएगा, ठीक है, और एंड पर आकर इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहां पर इसकी एनर्जी क्या है बेटा, जीरो, ठीक है। किसी चीज की एनर्जी जितनी ज्यादा होती है ना वो उतनी ही हाइट पर होता है, ठीक है, जितनी एनर्जी ज्यादा वो उतनी ही पीक पर होता है। जब एनर्जी कम हो जाती है तो बंदा गिर जाता है, ठीक है। अभी आपके पास एनर्जी है, आप खड़े हो, ओके, जैसे ही एनर्जी आपको कोई एक दो थप्पड़ लगे, आपकी एनर्जी गई, आप धड़म करके जमीन पे गिर जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये थी आपके पास मैक्सवेल थ्योरी। अब सर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का इससे क्या लेना देना, तो बेटा ये बेस ही इसी पर करती है। देखो जरा इसको नोट करें आप, ठीक है। द चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। वो जो चार्ज पार्टिकल है वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करता रहता है। तो अब बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो प्यारे बच्चों, इसका पहला डिफेक्ट क्या था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, यही थ्योरी जो मैंने आपको बताई, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी electrons are charged particle, okay, it revolve around the nucleus, it revolve around the nucleus and emit energy continuously and ultimately fall in the nucleus। yes, पहला डिफेक्ट ये था, देखें मैं यहां पर लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू classical theory of radiations, electrons are charged particles and it revolves around the nucleus and emit energy continuously and ultimately fall into the न्यूक्लियस। सुनो बेटा, ये पहला डिफेक्ट था इसका कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हैं, ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वेरी गुड। इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी आपको रदरफोर्ड ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वेरी गुड। इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी में हम पढ़ चुके कि वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली इमिट करता है एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। देखो बेटा, सेंटर में प्रेजेंट है आपके पास पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, और यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, अब क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो चार्ज पार्टिकल है जब वो पॉजिटिव चार्ज के गिर्द रिवॉल्व करता है वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन करता जाएगा तो बेटा ये अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और ये खुद ब खुद न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट नहीं करते,
और ना ही वो न्यूक्लियस में गिरते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने तो ये कहा कि भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस में गिर जाते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियस में नहीं गिरते। ये आपके पास पहला डिफेक्ट था रदरफोर्ड का। ओके, सेकंड, अब बेटा अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली इमिट कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली इमिट करने से आपके पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। ठीक है, बेसिकली जो एनर्जी है इसके पास डिफरेंट कलर्स होते हैं। ओके, तो कलर से एनर्जी जो रेडिएशन है उससे स्पेक्ट्रम बनता है डिफरेंट कलर्स का। ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन पर ये शो करवा रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट कर रहा है, उससे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन देखा गया कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ना होने की बजाय लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो आप ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ना बनकर लाइन स्पेक्ट्रम आपके पास बनता है। तो यहां पर देखिए मैं शॉर्टकट फॉर्म में लिख देता हूं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता, बनता क्या है आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन रदरफोर्ड ने ये इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये बनना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन बनता क्या है लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये आपके पास दो डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हुआ। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आपने प्लम पुडिंग थ्योरी पढ़ी है? हाँ सर, वो थ्योरी भी तो हमने पढ़ी है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। मेरा लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैंने वो केक के साथ आपको वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको आप देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखी तो। बेटा प्लम पुडिंग थ्योरी भी तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। उसने क्या कहा था जे थॉमसन ने कि आपके पास एक एटम में पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो हैं वो पॉजिटिव के अंदर एम्बेडेड होते हैं। वो थ्योरी भी गलत थी। उस थ्योरी को किसने गलत किया? रदरफोर्ड ने। इस थ्योरी ने बेटा रदरफोर्ड ने प्लम पुडिंग थ्योरी को गलत किया और ये थ्योरी दी बहुत अच्छी थ्योरी, लेकिन ये भी 100% परफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके भी ये ड्रॉबैक्स हैं और इसके ड्रॉबैक्स को हम कवर करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल में, जो इसका बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो ये था बच्चों आपका आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो आपके माइंड में आप पूछ सकते हैं। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।